अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक। तो आज जो है ना हम बात करने वाले हैं एपिडेमियोलॉजी की टाइप्स के हवाले से। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी एपिडेमियोलॉजी की, उसकी यूजेस की बात की थी कि हम एपिडेमियोलॉजी को कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिर उसमें कुछ बेसिक टर्म्स थे उसको डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है और इसके बाद जो है ना हम जो है ना मेन एपिडेमियोलॉजी की तरफ जाएंगे, इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गए, इसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है लेकिन इसको समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिर जो है ना एपिडेमियोलॉजी की समझ नहीं आएगी। अब आप जो है ना इसको अगर फील्ड में यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर अंदाज़ा होगा कि मैं कौन सी एपिडेमियोलॉजी की टाइप यूज़ कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? मेरा नाम है बशारत अली और चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी की। तो कुछ टाइप इस तरह के हैं ना कि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किए हैं, लेकिन एपिडेमियोलॉजी में मोस्ट टर्म्स जो है वो बार बार यूज़ होते हैं। तो आपको जो है ना आपको इससे फेमिलियर होना चाहिए और इसको जो है ना समझ लेना चाहिए। अगर हम देख लेना तो एपिडेमियोलॉजी की दो मेजर टाइप्स हैं और ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में स्टडी भी किया है कि दो मेजर टाइप्स कौन कौन से हैं। अगर हम देख ले तो एक है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी और दूसरा है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। अब डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में क्या फ़र्क है ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया, लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया। तो चलो, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी डिफाइंस फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि कितनी तादाद में एक बीमारी प्रेजेंट है। क्लियर है? एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कितनी इसकी स्प्रेड हुई है, कितनी ये बीमारी फैली हुई है। तो इसको जो है ना हम डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। मतलब अगर आपने याद रखना है ना तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में आपने ये याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमें क्या बताएगी, एक तो हमें तादाद बताएगी और दूसरा जो है ना इसका फैलाव बताएगी कि एक डिजीज़ कितना फैला हुआ है। क्लियर है? सो द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी डिफाइंस फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डिजीज़ एंड अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेगी, लेकिन अगर हम देख लें ना तो ये हमें कुछ आंसर्स देंगे और वो आंसर्स कौन से होंगे? आंसर द फोर मेजर क्वेश्चन: हाउ मैनी, हु, वेयर एंड व्हेन। क्लियर है? कितने लोगों को डिजीज़ हुई है, किस बंदे को हुई है, कहाँ पे हुई है और कब हुई है, ये कौन बताएगा हमें? ये हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बताएगा। अगर आपको याद हो ना वो 5 W's की हमने बात की थी, तो ये 5 W's में हमारे पास ये हु, वेयर एंड व्हेन भी आ जाता है ना। तो इस तरह से ये कौन बताएगा हमें? ये डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बताएगी। सिंपली अगर हम देख ले तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी हमें फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। हमें ये बता रहा होता है कि यहाँ पे ये डिज़ीज़ इतनी हुई है, क्लियर है, और किस बंदे को ये डिज़ीज़ हुई है और कहाँ पे हुई है, इसकी स्प्रेडनेस कितनी है, इसकी फैलाव कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि कोविड-19 की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बता दे तो कोविड-19 की डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह बताएंगे? आप बताएंगे कि यार इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो है ना उससे इन्फेक्ट हुए हैं। और अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पेंडेमिक बन गया है। पेंडेमिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पेंडेमिक का क्या मतलब है। जब वर्ल्ड वाइड कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स तक एक डिजीज़ फैल जाती है तो इसको हम पेंडेमिक कहते हैं। तो अगर आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो वो वर्ल्ड वाइड उसकी स्प्रेड हुई है। तो ये हमें कौन बता रहा होता है? ये हमें डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बता रहा होता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, जिसमें हम एनालिसिस कहते हैं। और इसमें हम एनालिसिस किस चीज़ की कहते हैं? सो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एनालिसिस डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, आंसर टू अदर मेजर क्वेश्चंस: हाउ एंड व्हाई। क्लियर है? ये डिटर्मिनेंट्स क्या चीज़ें होती हैं? डिटर्मिनेंट्स असल में वो फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करने में क्या करती है? हेल्प इन डिजीज़ कॉजिंग। क्लियर है?
तो वो फैक्टर जो डिज़ीज़ की कॉज करने में हेल्प करे, डिज़ीज़ को लाने में हेल्प करे, इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अब उस डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करना ये किस टाइप का काम है, ये एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम करते हैं। और ये हमें कौन से आंसर्स देगा, तो ये हमें बताएगा कि हाउ, किस तरह ये जो है ना ये बीमारी हो रही है और ये किस तरह से ये जो है ना हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है। और वाई का मतलब क्या है कि क्यों ये हो रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट जो है ना ये स्प्रेड में हेल्प कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र में हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारे हम किस टाइप में स्टडी करते हैं, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में। तो सिंपल अगर हम डिफरेंसेस को देख ले तो वहाँ पे हम तादाद और फैलाव की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे वजूहात की बात करते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना कुछ और टाइप्स है जिसका नाम है, एक है हमारे पास ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। अब इसके नाम से आपको वाज़ेह होगा कि ऑक्यूपेशनल का क्या मतलब है। मतलब एक बंदा है वो कहीं पे काम करता है या कहीं पे जॉब करता है या कहीं पे मजदूरी करता है, तो उस काम से रिलेटेड उसकी बॉडी की स्टडी करना, उसकी हेल्थ रिलेटेड स्टडी करना, इसको हम ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको देख लो, मैंने बड़े एग्जांपल्स डाले हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा। So, the occupational epidemiology is a sub-discipline of epidemiology that focuses on investigation of workers and the workplace. क्लियर है? हम ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी में क्या करेंगे, ये एक सब डिसिप्लिन ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, ये याद रख लिया करो। लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्कर्स करेंगे एंड उसकी जो वर्क प्लेस है ना उसकी करेंगे। मतलब इसमें दो बातें हैं, यहाँ से लेकर ये बात याद रख लिया करो, फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ वर्कर, काम करने वाले पर, और जहाँ पे वो काम करता है उस जगह पर हम फोकस करेंगे। क्लियर है? अब इसकी एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है लेबर है, क्लियर है, और वो एक कारखाने में काम करता है। क्लियर हो गया? अब ये लेबर जो कारखाने में काम कर रहा होता है, हम उस लेबर पे फोकस करेंगे और उस कारखाने पे फोकस करेंगे कि इस कारखाने में जब ये काम करेगा तो कौन कौन से ऐसे हैज़ार्डस मटेरियल है या कौन कौन से ऐसे केमिकल्स है जिससे ये लेबर जो है ना इफ़ेक्ट हो सकता है, जिससे ये लेबर जो है ना बीमार हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी में वर्कर पर और उसके काम करने वाली जगह पर फोकस करेंगे। अब आगे देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एग्जामिन हेल्थ आउटकम्स अमंग वर्कर्स and their potential association with condition in the workplace including noise, chemical, heat, radiation and work organization as such as schedules। हमने फोकस कहाँ पे करना है, हमने ये मालूम करना है कि हेल्थ आउटकम्स क्या होने हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो किसी जगह पे काम करता है और वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लगता है इसको कौन सी बीमारी होगी? इसको सिंपल यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन है ना, नॉइज़ पोल्यूशन है, तो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, आउटकम ये हो सकता है इसको कोई जो है ना एयर की बीमारी हो जाए। क्लियर है? या जो है ना इसकी जो है ना सुनने की सलाहियत चली जाए, और भी बहुत सारे जो है ना बीमारियां हो सकती है। अगर केमिकल्स है तो केमिकल की वजह से क्या हो सकता है, केमिकल की वजह से बर्न्स हो सकती है। सही है? केमिकल अच्छा, रेडिएशंस है तो रेडिएशंस की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर्स हो सकती है। क्लियर है? हीट की वजह से क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकती है। तो ये सारे आउटकम्स हैं, हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि अच्छा एक बंदा है वो कहीं पे काम करता है, एक मज़दूर है वो कहीं पे काम करता है, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसी मटेरियल है जो इस काम करने वाले के लिए जो है ना ख़तरनाक है। तो इस हेल्थ आउटकम पे हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। इसको अब दोबारा पढ़ लो। ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज एग्जामिन हेल्थ आउटकम्स among workers and their potential association with condition in the workplace। potential association का क्या मतलब है कि कौन कौन से ऐसे hazardous मटीरियल है
उसमें हमारे पास नॉइस हो गई, केमिकल्स हो गए, हीट हो गई, रेडिएशंस हो गए एंड वर्क ऑर्गेनाइजेशन सच एज शेड्यूल। अब शेड्यूल भी एक इम्पॉर्टेंट हैज़ार्डस, मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है और उसकी जो 18 घंटे काम है वो बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो रही है, तो क्या उसको मेंटली कोई बीमारी नहीं होगी? ज़रूर होगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर दी, अच्छा एक मिनट, अच्छा तो ये भी इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द मेंटल हेल्थ। आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि अच्छा ये एक स्ट्रेसफुल शेड्यूल में काम कर रहा है तो इसको क्या हो सकती है, इसको मेंटल इलनेस हो सकती है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम दो चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्कर एंड द वर्क प्लेस। क्लियर हो गया? अच्छा अब देख लो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल। Occupational epidemiological research can inform the risk assessment। कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इस बंदे को कौन कौन से रिस्क हैं? डेवलपमेंट रिस्क असेसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड अदर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड एस्टिमेट्स ऑफ द को बेनिफिट एंड को हार्म्स ऑफ पॉलिसीज डिजाइन टू रिड्यूस रिस्क फैक्टर एंड कंडीशन आर कंडीशन दैट कैन अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। अब क्या काम क्या होगा, पहले हम जो है ना यहाँ पे देख लो ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल क्या करेगा, वर्कर, ये क्या होगा एक जो है ना वर्कर पे प्लस वर्क प्लेस, इस पे फोकस करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा वहाँ वो एस्टिमेट लगाएगा। क्लियर? इसके बाद वहाँ पे जितने भी डेंजरस मटेरियल हो गए, क्लियर है, उसकी क्या करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिर हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स, उस पे क्या करेगा, फोकस करेगा। और आखिर में क्या होगा, आखिर में ये बताएगा कि अच्छा हाउ टू रिड्यूस द पोटेंशियल एंड हैज़ार्डस इफेक्ट्स। ये पोटेंशियल और ये जितने भी ये हैज़ार्डस इफेक्ट्स हो रहे हैं वर्कर पे, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। पहले उन्होंने वर्कर एंड वर्क प्लेस पे फोकस किया, फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की एस्टिमेट लगाया कि अच्छा यहाँ पे तो ये वाले जो है ना हैज़ार्डस मटेरियल प्रेजेंट है, इसकी वजह से वर्कर की हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उन्होंने हेल्थ रिलेटेड आउटकम्स पे फोकस किया। फिर आखिर में ये बताया कि अच्छा हम इसको किस तरह से जो है ना कम कर सकते हैं। तो उसके लिए वो पॉलिसी चेंजेस करेगा और को बेनिफिट्स एंड को हार्म्स की तरफ देखेगा कि अच्छा यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक्टिविटीज़ हो रही है तो को बेनिफिट्स और को हार्म्स की जो पॉलिसीज़ है उसको किस तरह से जो है ना बैलेंस रखना चाहिए ताकि हमारे पास रिड्यूस रिस्क फैक्टर्स हो या कंडीशन दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। तो इसको कम करना भी उस ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च का काम है। अच्छा आगे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख लो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में कौन कौन से हैं। सो एन ऑक्यूपेशनल डिजीज़ is any disease contracted primarily as a result of exposure to a risk factor arising from the work activity। वो बीमारी जो वर्क एक्टिविटी की वजह से आ जाए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहते हैं। वर्क रिलेटेड डिजीज़ हैव मल्टीपल काजेज़, इसके मुख्तलिफ काजेज़ होते हैं। वेयर फैक्टर इन द वर्क इन्वायरमेंट में प्ले ए रोल, मतलब उसके काजेज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन जहाँ पे वो वर्क कर रहा है उसकी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं एंड एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो प्ले करते हैं इन द कॉजेशन ऑफ दैट डिजीज़ टुगेदर विद द अदर रिस्क फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सच डिजीज़। अब आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पर ऑक्यूपेशनल आजमा हो गई, ऑक्यूपेशनल COPD हो गए, ऑक्यूपेशनल डर्माटाइटिस हो गई, ऑक्यूपेशनल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो गए। अब ऑक्यूपेशनल आजमा की अगर हम बात कर ले तो मिसाल के तौर पर एक आपको जो है ना एक कारखाने में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको एलर्जी है, ठीक है, आप सेंसिटिव है,
तो पहले जब आप आज़मा के पेशेंट से पूछेंगे कि आप काम क्या करते हैं, तो इस तरह के कुछ जो है ना केमिकल्स है जिससे हम एलर्जिक होते हैं, तो उसकी वजह से आज़मा काज हो सकती है। तो आपको डॉक्टर क्या बताएगा? आपको डॉक्टर कहेगा कि अच्छा आपको जो आज़मा हुई है ना वो आपके ऑक्यूपेशन के हवाले से। क्लियर है? मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो बाग में काम करता है, क्लियर है, और उसको क्या है, उसको पोलन एलर्जी है। तो डॉक्टर इससे पूछेगा कि अच्छा आपको जो है ना, आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं बाग में काम करता हूँ। अच्छा आपको पोलन एलर्जी तो नहीं है? हाँ सर मुझे तो पोलन एलर्जी है। तो ये क्या हो गई? ये इसकी कॉज कोई वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं हुई ना, उसकी एलर्जी उसकी कॉज हुई, और एलर्जी की कॉज क्या है? उसकी ऑक्यूपेशन है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कहते हैं, जो उसकी वर्क प्लेस की वजह से, वर्क एक्टिविटी की वजह से आ जाती है। अच्छा अब कुछ ऐसे ऑक्यूपेशनल बीमारियां हैं, तो यहाँ पे अब देख लो, ये अमेरिका की बात हो रही है। ऑक्यूपेशनल हेयरिंग लॉस इन द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल डिजीज इन द यूनाइटेड स्टेट। ऑक्यूपेशनल हेयरिंग लॉस, वहाँ पे जो हेयरिंग कैपेबिलिटीज़ है ना वो लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉइस बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ सो कॉमन दैट इट इज़ ऑफन एक्सेप्टेड एज ए नॉर्मल कंसिक्वेंसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब वो इतना कॉमन हो गया है ना कि वहाँ पे ये एक आम बीमारी समझी जाती है कि अच्छा आपकी मतलब आपकी जो है ना वॉइस हेयरिंग कैपेबिलिटीज़ चले गए हैं, अच्छा ये तो एक नॉर्मल कंसिक्वेंसेस है। नॉर्मल कंसिक्वेंसेस का मतलब ये है कि वो इतना कॉमन हो गया है कि वो उसके साथ जो है ना यूज टू हो गई है। क्लियर है? अब यहाँ पे देख लो, more than 30 million workers are exposed to hazardous noise and additional 9 million are at risk from other autotraumatic agents। autotraumatic agents का क्या मतलब है? मतलब ट्रॉमा टू दी हेयरिंग पार्ट्स, जो जितने भी आपके हेयरिंग पार्ट्स होते हैं, एयर के पार्ट्स होते हैं, उसको ट्रॉमिक एजेंट्स कहते हैं। मतलब अगर उसमें कोई ट्रॉमा हो जाए तो उसको हम ऑटो ट्रॉमेटिक कहते हैं। क्लियर है? तो 30 मिलियन लोग जो है ना वो एक्सपोज है हैज़ार्डस नॉइस, ठीक है, और इसमें 9 मिलियन जो है ना उस वो रिस्क में है कि उसको क्या हो जाए, उसको ऑटो ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाए। क्लियर हो गया? अच्छा अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, तो नो डेटा अबाउट ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी आर अवेलेबल इन पाकिस्तान बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट आर नॉट रिपोर्टेड टू द लेबर डिपार्टमेंट। अब आपकी जो लेबर डिपार्टमेंट है, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई बंदा काम कर रहा है और उसको कारखाने में या जो है ना कहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे इंजरी हो जाए, तो क्या हम उसको लेबर डिपार्टमेंट में जो है ना रजिस्टर कराते? नहीं कराते। तो आप जब उस एक्सीडेंट को रजिस्टर नहीं कराएंगे तो पाकिस्तान का जो डाटा है वो कलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम देख लें ना, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि नो डेटा अवेलेबल ड्यू टू द नॉट रिपोर्टेड टू द लेबर डिपार्टमेंट। जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, तो डाटा कहाँ से आएगा? अच्छा, diseases and accident in the workplace are an appalling tragedy. The incidence of occupational diseases and injury is very high in Pakistan. अब यहाँ पे ये incidence और occupational diseases and injuries क्यों हाई है? क्योंकि यहाँ पे जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं ना PPEs, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वो हम यूज़ नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप जो है ना किसी लोहे की दुकान पे चले जाए और वहाँ पे वो जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो क्या वो ग्लव्स यूज़ करता है? मिसाल के तौर पर अगर हम देख ले, बिजली वाला जो है ना वो क्या ग्लव्स यूज़ करता है? क्या वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करता है? नहीं करता। वो इसी तरह से जो है ना बग़ैर पर्सनल इक्विपमेंट्स की वो काम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक लकड़ी बनाने वाले को या जो है ना फर्नीचर बनाने वाले को देख ले, तो क्या वो ग्लव्स यूज़ करता है? क्या वो कटर को यूज़ करते वक्त ग्लव्स यूज़ करता है? नहीं करता। तो जब वो ग्लव्स यूज़ नहीं कर रहा, इस तरह उसकी जो है ना और भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इससे क्या हो सकती है, उसको जो है ना इंजरी हो सकती है। और उस इंजरी जब हो भी जाए तो वो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होती, तो उसकी वजह से एक तो डाटा नहीं होता और दूसरी जो है ना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होती, तो इंजरी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। आप सिंपली आप देख ले, जितने भी मजदूर कार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो है ना हाथ हर वक्त ज़ख्मी होता है। तो ये क्यों?
ये इसलिए कि इंजरी के जो है ना वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो उस वजह से। अच्छा, बिकॉज ऑफ 1000 वर्कर्स आर रूटीनली एक्सपोज टू द हैजर्डस केमिकल्स। अच्छा, large number of illiterate workers are employed informally in unregulated sector like construction, agriculture, mining, especially in small size enterprises। small size enterprises का क्या मतलब है? जिस तरह आप देख रहे हर किसी ने अपनी जो है ना एक स्किल जो है ना वो एक्वायर किया होता है और अपनी ही दुकान खोल लेते हैं, और उसमें जो है ना क्या करते हैं, कुछ जो है ना फर्नीचर बना रहे होते हैं, कुछ जो है ना लोहे का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्मॉल साइज़ एंटरप्राइजेस है, तो वहाँ पे इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं ना, वो जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स में काम करते हैं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती है। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बना रहे, एक मज़दूर है, एक गिलकार है, वो क्या कर रहा होता है, वो असल में दीवार के साथ खड़ा होता है, तो वो गिर भी सकता है, और जब वो गिरेगा तो उसकी जो है ना फ्रैक्चर्स भी आ सकती हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर्स हो गए, तो एग्रीकल्चर्स में अगर आपको याद हो तो आपने अगर टॉक्सिकोलॉजी स्टडी की हो, तो टॉक्सिकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि कुछ इस तरह के केमिकल स्प्रेज होते हैं, जब वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे केमिकल जो है ना एक्सपोजर हो सकती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो जो है ना इनहेल कर सकता है। सही है? तो ये सारे क्या है, ये कुछ कॉजेज़ है इंजरीज़ के रिलेटेड टू दी वर्कर। अच्छा, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर स्पेशली वल्नरेबल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इंजरीज़ के, एज दे यूजुअली वर्क इनफॉर्मली विद नो एक्सेस टू बेसिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटेक्शन। आपको पता होगा कि वुमेन और चिल्ड्रन जो काम करते हैं उसमें वो तो इनफॉर्मली होते हैं, मतलब अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं तो आप उसके साथ रजिस्टर्ड है, उनको पता होता है कि हाँ ये मेरे पास जो है ना मज़दूर है। लेकिन अगर वुमेन्स हैं, क्लियर है, वो आपने देखा होगा जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, वो नवाबों और वडेरों के घर में क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर उसको इंजरी हो जाए तो कोई भी उसकी ख़बर नहीं लेगा। इस तरह से अगर हम चिल्ड्रन को देख लें, जो चाइल्ड लेबर है वो इलीगल है, लेकिन फिर भी जो है ना हो रहा है, तो अगर उसकी क्या हो सकती है, मतलब वो तो अगर किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, किसी बंदे के साथ काम कर रहे हैं, किसी मोटरसाइकिल की दुकान पे काम कर रहे हैं, स्किल को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो तो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि उसकी फॉर्मल कोई जो है ना हायरिंग नहीं हुई, बस वो किसी की बात पे जो है ना आके यहाँ पे काम कर रहा होता है, तो इसकी वजह से वो इनफॉर्मली होते हैं और नो एक्सेस या बेसिक ऑक्यूपेशनल हेल्थ उसकी जो है ना प्रोटेक्शन नहीं होती। क्लियर है? तो ये बातें याद रख लिया करो रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशनल एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, बस वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल की बात अब कर लेते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्या चीज़ है? नाम से ज़ाहिर है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दैट यूजेज एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल टू कंफर्म ए कैजुअल रिलेशनशिप सजेस्टेड बाय ऑब्जर्वेशनल स्टडी। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना क्या कर दिया, आपने ऑब्जर्वेशन की, क्लियर है, आपने ऑब्जर्वेशनल स्टडी हम किसे कहते हैं, आपने जो है ना ऑब्जर्व किया। क्लियर है? तो जब आपने ऑब्जर्व किया तो आपने कहा कि अच्छा मिसाल के तौर पर फैक्टर ए और फैक्टर बी, इसका आपस में कुछ रिलेशन हो सकता है, ये आपने ऑब्जर्व किया। तो जब मैं इसको प्रूव करूँगा ना, तो मैं इसके लिए एक्सपेरिमेंट यूज़ करूँगा। मिसाल के तौर पर जो हम मलेरिया की एग्ज़ाम्पल कॉमनली यूज़ करते हैं कि मलेरिया जो काज है वो क्या है, प्लास्मोडियम है। तो ये असल में क्या चीज़ है, ये असल में हमारे पास हाइपोथेसिस है ना। जब मैं इसको प्रूव करूँगा तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, एक्सपेरिमेंट यूज़ करूँगा। क्लियर है? तो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी को या हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। क्लियर हो गया? इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप, ये क्या करेगा, ये रिलेशनशिप जो है ना को स्टडी करेगा कि अच्छा इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है कि नहीं है। It studies the relationship of various factors determining the frequency and distribution of a disease in a community. Clear है? Frequency and distribution की जो है ना वो क्या करेगा, स्टडी करेगा। एक मिनट।
सो ये क्या बता रहा है कि वेरियस फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अगर एक फैक्टर है मिसाल के तौर पर, तो क्या ये फैक्टर वाकई में फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज़ को बढ़ा रहा है, या ये हाइपोथेसिस ठीक नहीं है। तो हाइपोथेसिस की प्रूव होने के लिए आपके पास एक एविडेंस होना चाहिए, और वो एविडेंस कहाँ से आएगा, वो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी से आएगा। अब एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब है? एन एक्सपेरिमेंट इज इन methodological procedure carried out with the goal of verifying, falsifying and establishing the validity of the hypothesis. एक्सपेरिमेंट हम किस लिए करते हैं? ये एक मेथड है, और इसमें हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं, उसको फेल्सिफाइंग भी करते हैं। फेल्सिफाइंग का मतलब है कि अगर वो फॉल्स हाइपोथेसिस है तो हम कहेंगे कि अच्छा ये फॉल्स हो गई, अगर ट्रू हाइपोथेसिस है तो हम उसको कहेंगे कि ये ट्रू हाइपोथेसिस। एंड इस्टेब्लिशिंग द वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब ये कि ये हाइपोथेसिस जो आपने प्रूव किए ये वैलिड है कि नहीं है, ये ठीक भी है कि नहीं है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, और एक्सपेरिमेंट एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? मिसाल के तौर पर ये एक एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी की एग्जाम्पल हो सकती है। When amoxicillin is tested for its use for the dental condition, it has come to know that the same drug can be used for treating other conditions such as acute pharyngitis. Clear है? The purpose is to prevent or eliminate disease on the experimental basis. क्या मतलब है? एक मिसाल के तौर पर आपने एक जो है ना एमोक्सिसिलिन, ये असल में एग्जांपल किसी और चीज़ की है लेकिन यहाँ पे भी फिट हो सकती है। मतलब आपने डेंटल कंडीशन के लिए एमोक्सिसिलिन यूज़ की जो एंटीबायोटिक है, लेकिन आपने जो है ना ये भी ऑब्जर्व किया कि अच्छा मैंने तो डेंटल कंडीशन के लिए यूज़ की थी, लेकिन ये एक्यूट पेरेंजाइटिस की, एक्यूट पेरेंजाइटिस जानते हो? पेरेंजाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जो पेरेंट्स होता है, तो वहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम पेरेंजाइटिस कहते हैं। एक्यूट का मतलब है जो सडन आ जाए, इसकी जो है ना ऑनसेट जो है ना वो क्या हो, वो शॉर्ट हो। अच्छा, तो जब आपने डेंटल कंडीशन के लिए एमोक्सिसिलिन को यूज़ किया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि इसके साथ तो एक्यूट पेरेंजाइटिस भी ट्रीट हुई है, तो अब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपके पास जब एक्यूट पेरेंजाइटिस का पेशेंट आएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसको एमोक्सिसिलिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर वो उसके साथ ट्रीट हुआ तो मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस है ना, हाइपोथेसिस आपकी क्या है, वो ठीक हो गई। आपकी हाइपोथेसिस क्या थी? आपकी हाइपोथेसिस ये थी कि मैंने तो एमोक्सिसिलिन डेंटल कंडीशन के लिए यूज़ किया था, लेकिन उसने एक्यूट पेरेंजाइटिस को भी ट्रीट किया। तो मैंने अभी ये प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, और जब वो प्रूफ हो जाए तो ये क्या है? आपकी हाइपोथेसिस ट्रू हाइपोथेसिस हो गई। क्लियर हो गया? तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी की जानिब। सो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है? जो क्लिनिक के बेस पे यूज़ हो। क्लियर है? जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ ए डिज़ीज़ की बात हो रही, वहाँ पे अगर हम देख ले तो वहाँ पे हम सिर्फ फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड आउट समथिंग, फाइंड आउट द कॉज, फाइंड आउट द फैक्टर्स, वहाँ पे हम सिर्फ फाइंड आउट की बात करें, लेकिन यहाँ पे हम ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे। एपिडेमियोलॉजिस्ट का सिर्फ ये काम नहीं होगा कि बस वो क्या करे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए डिजीज़ को ढूंढे, नहीं, उसकी ट्रीटमेंट में भी ये हमारी हेल्प करेगा। अच्छा, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी। सो द क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल डिसीजंस। स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है? वही फैक्टर्स, क्लियर, एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल डिसीजन। मिसाल के तौर पर, अच्छा इसको पहले स्टडी करते हैं फिर मैं इसको आगे समझा देता हूँ। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू क्लिनिकल मेडिसिन्स। क्लियर है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, क्लियर है? इसमें हम एप्लीकेशंस करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू कंडक्ट, अप्रेज एंड अप्लाई क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे पास है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। क्लियर हो गए? ये हमारे पास क्या है?
ये है डीएनए इनहिबिटर्स, और ये हमारे पास एंटीबायोटिक्स है। अब क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी क्या करेगी? मिसाल के तौर पर यहाँ से ये स्टार्ट कर लो। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी टू कंडक्ट ए प्रेजेंट अप्लाई क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़। मिसाल के तौर पर आपने एक रिसर्च की और आपने ये कहा कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना वो एंटीबायोटिक चेस्ट इन्फेक्शन में बड़ा अच्छा काम करती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्लियर हो गया? तो जब ये काम अच्छा करती है तो ये आपने अप्लाई करना है, क्लियर है? अब ये अप्लाई जो हो रहा है, ये प्रिंसिपल्स और जो मेथड्स अप्लाई हो रहे हैं, ये अप्लाई क्लिनिकल रिसर्च हो गई, ये रिसर्च स्टडीज़ हो गई। अब आपने ये अप्लाई किया, लेकिन इस एप्लीकेशन का मकसद क्या था? इस एप्लीकेशन का मकसद ये था कि क्या ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारी डिजीज़ को प्रिवेंट करेगा, क्लियर है, या इसको ट्रीट करेगा? क्या ये इसकी ट्रीटमेंट कर सकता है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वजह से हमारी जो चेस्ट इन्फेक्शन है वो ठीक हो सकती है? तो जब यहाँ पे अगर हम देख लेना तो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है? अप्लाई क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज़। फोकस किस चीज़ पे किया जाता है? प्रिवेंशन पे, डायग्नोसिस पे और ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़ पे। मतलब ये है कि क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च किस चीज़ के लिए होती है? एक होती है प्रिवेंशन के लिए, दूसरी होती है डायग्नोसिस के लिए, और तीसरी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज़ के लिए, क्लियर? तो ये याद रख लिया करो। हाँ, अब ये यहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा। ए क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट इज़ अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो मेडिकल प्रोफेशनल होता है हु वर्क्स ऑन द स्टडिंग डिजीज़ एंड द वे इट स्प्रेड। वो डिजीज़ को भी स्टडी करेगा और उसकी स्प्रेडनेस को भी स्टडी करेगा। Primarily, they use research to work on improving clinical and patient-oriented healthcare. They will work in labs. वो कहाँ पे काम करेंगे? Labs में काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, and may have a lot of responsibilities. और उसके पास जो है ना बहुत सारे responsibilities भी होंगे। मतलब जब वो लैब में काम करेगा तो उसको ये भी पता होगा कि इस जो है ना हम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ किस तरह से करते हैं। अगर वो फील्ड में काम करता है तो उसको जो है ना स्प्रेडनेस के बारे में पता होगा कि ये डिजीज़ किस तरह से स्प्रेड होती है, क्लियर है? अगर वो लैब में काम कर रहा होता है तो उसकी जो है ना इसकी नॉलेज में ये भी होगा कि हाउ टू ट्रीट ए डिजीज़, क्लियर हो गया ना? तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है। तो ये कुछ हो गए इसकी कुछ टाइप्स। अब आ जाते हैं कुछ, याद रख लिया करो, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो एपिडेमियोलॉजी के रिलेटेड पूछे जाते हैं, वहाँ पे टाइप्स ख़त्म हो गए। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट आर द मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो आपको जो है ना ये याद रख लेना चाहिए कि ये असल में पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है। तो इसमें सर्वेलेंस होती है, फील्ड इन्वेस्टिगेशंस होती है, एनालिटिकल स्टडीज़, इवोल्वेशन एंड लिंकेजेस होती है। सर्वेलेंस का मतलब ये है कि आपने, सर्वेलेंस का सिंपल अगर हम देख ले तो इसका मतलब ये है कि आपने ख्याल रखना है, आपने सिक्योरिटी करनी है। जिस तरह कैमरा जो है ना वो क्या करता है? सिक्योरिटी करता है ना, आपको लिए जो है ना रिकॉर्ड करता है कि इस तरह की कंडीशन है। तो सर्वेलेंस इसका नाम है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है। एनालिटिकल स्टडीज़ का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, फैक्टर्स क्या है। और इवोल्वेशन का मतलब ये है कि इनको जो है ना इन्वेस्टिगेट करना। और लिंकेज इसका मतलब ये है कि कौन कौन से अदर जो फैक्टर्स है वो इसके साथ लिंक है। तो ये सारा जो मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये एपिडेमियोलॉजी की 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, व्हाट आर द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ यूज्ड फॉर? तो रिमेंबर वन थिंग, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? फॉर टू मेजर द इलनेस, डेथ एंड एक्सपोज पॉपुलेशन कितनी है, और उसको आइडेंटिकल करना अनएक्सपोज पॉपुलेशन से। तो ये रिमेंबर वन थिंग, एक है हमारे पास एक्सपोज और दूसरा है नॉन एक्सपोज। तो इसको कंपेयर करना, क्लियर है? तो ये यादें जो है ना यहाँ पे ये स्टडीज़ जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हम सारी एपिडेमियोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं लेकिन फिर उसकी बेसिक क्वेश्चंस को हम समझ नहीं रहे होते। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लियर हो गया?
अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये आप देख ले, ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, ये अच्छा ये वाली, ये एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी अभी जो है ना एक रिसर्च हुआ है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑन कोविड-19। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे देख लो, ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑन कोविड-19 ओवरव्यू एवॉल्व्ड साइंटिफिक प्रोडक्शन। ये असल में क्या चीज़ है, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, अगर आप 7 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको रिसर्च ज़रूर करना है, तो इस तरह के आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, ये ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड पैनोरामा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी एज द कोविड-19। फिर उसमें कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी यूज़ हुई है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, मैं इसका जो लिंक है वो डाल दूंगा, फिर आप इसको जो है ना स्टडी कर ले कि ये क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास इसकी कंक्लूजन हो गई। इसके अलावा ये अदर लैंग्वेजेस हैं, आपने यहाँ से स्टडी करनी है। डिटेल स्टडी हमेशा याद रख लिया करो, अगर स्टडी करनी है तो डिटेल स्टडी करो। क्लियर है, तो ये इसकी कुछ जो है ना फ्लो चार्ट हो गई, ये रिजल्ट्स हो गए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको समझ आ जाए, लेकिन इसको समझने के लिए आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है, कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है, ये डिस्कशन को ज़रूर स्टडी कर लिया करो कि ये डिस्कशन में असल में ये क्या बातें हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट्स किस लिए हो रहे हैं, तो ये ज़रूर स्टडी कर लिया करो। ठीक हो गया, चलो यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है और हर्ड इम्यूनिटी हो गई, उसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ स्टडीज़ है, स्टडी डिज़ाइन है, तो सारे जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे, अस्सलाम वालेकुम।